जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। क्लास 12 की केमिस्ट्री में अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बेसिक से जीरो लेवल से परासरण को समझाया। ये परासरण होती क्या है, ये क्यों हमारा किशमिश फूल जाता है, क्यों मुरझाया हुआ फूल ये पानी में रखने से सही हो जाता है, इसको मैंने परासरण में बता दिया, बिल्कुल बेसिक में जाकर बता दिया। अगर नहीं समझे हो, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लोगे तो परासरण को बिल्कुल जीरो लेवल से आप समझ जाओगे। उसी में मैंने बता भी दिया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है, इसका मेन मतलब क्या है। तो आइए अब इस लेक्चर में जो डिफिनीशन हमें किताब में लिखनी होती है, जो पेपर में लिखनी है, उसको हम समझते हैं। परासरण है क्या? परासरण जब शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है तो विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन तनु से अधिक सांद्रता वाले विलयन, अधिक सांद्रता वाले जिसे सांद्र हो गए, कम सांद्रता है तनु है ना, सांद्र की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। ठीक है ना, मतलब कम सांद्रता वाले सांद्र अधिक सांद्रता वाले सांद्र की ओर प्रवाह करने लगे तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को परासरण कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना? When a pure solvent and a solution are separated by a semi-permeable membrane, the spontaneous flow of solvent molecules from the lower concentration solution जिसे डाइलेट या तनु towards the higher concentration solution concentrated is called osmosis। क्लियर है? मतलब अगर कम सांद्रता वाले कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता की ओर प्रस्थान करें तो वही समझ लीजिए हमारा क्या है, परासरण। या उसे नहीं समझे हो तो आप ये समझ लो, विलायक यानी पानी का कम सांद्रता वाले विलयन, पानी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह परासरण कहलाता है। ये समझ गए? यही चीज है, इसमें एक आध दो चीज काट के यहां लिख दिया हूं, वही चीज। क्लियर है ना, एकदम जीरो लेवल से। इसकी इंग्लिश में द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू ए हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? समझ गए? बहुत ही जीरो लेवल से अगर बेसिक आप समझ गए हो तो ये तो पूरी तरह दिमाग में बैठ गया होगा। या जैसे आप कर लो, जैसे देखो, ये नोट दिमाग में रखे रहना पूरी तरह से। नोट में अगर कहो तो एक मिनट बता रहा हूं, परासरण में विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं, दोनों ओर गति करते हैं, इस पार भी उस पार भी, दोनों ओर गति करते हैं। परंतु अच्छा, इसको दोनों ओर गति करते हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे बेहतर एग्जाम्पल अंडे का छिलका है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल। उसको समझने के लिए उसमें दो लेयर होती है। पहली लेयर जो मोटी होती है, जिसमें तनु यानी कोई नमक डालकर पानी में उबाल दो तो थोड़ी देर बाद उबलने के बाद ऊपर का छिलका अपने आप हट जाएगा। और दूसरा छिलका जो इस पार से उस पार पानी को नहीं कर पाता, वो वहीं पर रहेगा, वो नहीं हटेगा। उससे एक दूसरे से ये अर्धपारगम्य झिल्ली से मतलब वो ये लेयर हट जाएगी अपने आप। ठीक है ना? तो झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं, परंतु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह अधिक होने के कारण कुल स्वतः प्रवाह का प्रभाव आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है। इसको कई किताबों में दृष्टिगोचर होता है बताए हैं। दृष्टिगोचर हिंदी में ये पूरा हिंदी शब्द है। दृष्टि मतलब दिखाई देना, गोचर मतलब आंखों से, ओ सॉरी, दृष्टि मतलब आंखों से और गोचर मतलब दिखाई देना। ठीक है ना, समझ गए? तो यही बात है। या इसे
या क्योंकि कम सांद्रता वाले विलयन या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलायक या शुद्ध विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ये दिमाग में रहे, ठीक है ना भैया। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाकर जरूर देख लेना, आपके लिए पूरा वहीं पर कंफर्म हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर ये कहो तो हम थोड़ा एक आध दो एग्जांपल और इस पे हम बता दें परासरण में, अगर ना समझे हो तो बता दें। चलिए फिर इसके बाद इसका प्रकार बता दें, जल्दी इसका लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं परासरण के प्रकार। देखिए ये जो अभी तक मैंने बेसिक बता दिया आपको, जो समझा दिया आपको, यही परासरण के प्रकार हैं। कैसे, ये देखिए जो कोई चीज डालो तो फूल जाती है, जैसे किशमिश है तो ये मुरझाई हुई किशमिश डालो ये फूल जाती है पानी में ना, ये प्रकार। और कोई चीज डालो सिकुड़ जाती है, जिसे अचार बनाते वक्त पानी में डालो, तनु पानी में डालो या उसमें नमक या चीनी मिलाकर डालो कोई चीज तो वो सिकुड़ जाती है। यही प्रक्रिया हमारा यानी यही प्रक्रिया हमारी परासरण के प्रकार होती है। अब परासरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतः परासरण। अंतः परासरण में कोई चीज हम डालते हैं वो फूल जाती है, और वाय परासरण में कोई चीज हम डालते हैं वो सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। जो चीज पानी में डालने से फूल जाए उसे अंतः परासरण कहते हैं, और जो चीज डालने से सिकुड़ जाए उसे वाय परासरण कहते हैं। इतनी बात समझ गए, बस यही अकेले आपको लिखना है। ये तो थोड़ा बहुत दो तीन वर्ड किताबी भाषा लिख दिया हूं, बाकी यही आपको करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको दिमाग में रखने की बात एक और है, विसरण क्या होती है। विसरण, बचपन में एक गेम खेले हो, रंगों को पानी में डालकर घोले हो, या रंगों को डालो तो अपने आप धीरे धीरे चलता चला जाएगा। रंग को आज ही जाके पानी में डालना, देखो वो चलता चला जाएगा, इसे देखना, और फिर कुछ देर बाद वो अपने आप सब में ऐसे ऐसे जाकर मिल जाएगा, है ना। यही प्रक्रिया विसरण कहलाती है। कहते नहीं कहां गोल गोल बिसर गए तुम रास्ते नहीं पा रहे हो, है ना। ये सब भावनाएं जो है ना साइंस से लिया गया है। साइंस को ऐसे ही नहीं साइंस का दुनिया का राजा कहा गया। दुनिया का राजा केवल साइंस, समझे, क्योंकि यहीं से हम गांव की भाषा भी प्रयोग करते हैं, यहीं से हम अपने दिनचर्या का भी प्रयोग करते हैं। अगर साइंस को समझ जाए ना, कसम से मजा आ जाता है ना, बहुत मजा आ जाता है। बस साइंस को एक बार साइंस से प्रेम तो करो, मजा ही मजा मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री कहते हैं बहुत ही कठिन है, बताइए अभी तक जिसको जितना बताया हूं कोई चीज कठिन लगी है। पहले हर एक हेडिंग को आप बेसिक से समझो जरूर, चाहे जो हेडिंग हो, सबके लिए बिना मतलब की कोई हेडिंग बनी नहीं है। बिना मतलब की कोई हेडिंग बनी है, नहीं बनी है। जब नहीं बनी है तो हम इसीलिए भैया उसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो हर चीज का मतलब है। विसरण है तो ये देखो कई बार आ जाती है कि विसरण और परासरण में अंतर। देखो परासरण क्या होता है, कोई चीज फूली हुई, कोई सिकुड़ी हुई चीज को फुला देती है और कोई फूली हुई चीज को सिकोड़ देती है। जबकि विसरण क्या करता है कि ये रंगों को घोल देती है जल में, है ना, विलायक में रंगों को घोल देती है। इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं, परासरण कहते हैं, समझ गए, है ना। यही प्रक्रिया जो हम समझ चुके हैं उसी को हम करेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यही बात आइए हम देख रहे हैं कि परासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इंडोस्मोसिस यानी अंतः परासरण। अंतः परासरण मैंने बता दिया आपको, जैसे किशमिश है, किशमिश को आप पानी में डालो तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश की वाय परत से होकर किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं तथा किशमिश फूल जाती है। अच्छा परासरण में एक बात बताया, विलेय के मोटे अणु
तो अर्धपारगम्य झिल्ली के कारण तो नहीं जा सकते, लेकिन विलायक के अणु आराम से चले जाते हैं ना, है ना। जब यही चले जाते हैं तो ये जो किशमिश का पन्नी है, ऊपर की परत होती है, ये परत फूल जाती है ना, क्योंकि पानी उसमें चला गया भैया, पानी गया, है ना। तो उसमें जब पानी चला गया फुला दिया, और जहां पानी नहीं गया नहीं फूला। समझ गए? ठीक है ना। यही प्रक्रिया है। देखो यहाँ पर सूखी किशमिश को लिया, पानी इसमें डाला, पानी में रखा, कुछ देर बाद ये फूल गई। ठीक है ना। इसी को कहते हैं अंतःपरासरण। समझ गए इस बात को? अब वाह्य परासरण, वाह्य परासरण क्या होता है? जैसे अंगूर हो गए, फल हो गए, कुछ भी हो गए, ये जो सिकुड़े हैं इनको पानी में डाल दोगे तो आप ये भैया पार हो जाएगी। अच्छा, इसको बेसिक से समझने के लिए सभी लोग देखते हो जिसे अंडे का छिलका होता है, इसमें क्या होता है कि देखो अंडे को पानी में जो दुकानदार उबालते हैं तो कैसे होता है, उसमें नमक भी डालते हैं, बिना नमक के हल्का नमक डालते हैं तभी, नहीं तो फट के खराब हो जाए। इसी के लिए ये कहा जाता है कि चीनी या नमक के घोल में कभी भी देखना बिना नमक डाले अंडा नहीं उबालता होगा दुकानदार, नहीं तो उसका पूरा अंडा खराब हो जाएगा। फिर अंदर की जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना वो भी खराब हो जाती है, वो भी अंदर के कवर के साथ बाहर आ जाती है। ठीक है। तो जब पानी की सतह पर नमक की वजह से वो पानी अंदर गई, अब अंदर तो जा नहीं पाएगी, नमक चूंकि मिला है, लेकिन छोटे कण, पानी के छोटे कण की वजह से वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके फिर अंदर की परत में चला जाता है, जहां पर अंडे की पूरी स्ट्रक्चर होती है, उसको फिर फुला देता है, पकाई देता है। तो आप 10 या 5 मिनट बाद फिर उसको आपके लिए तैयार हो जाता है। समझ गए इस बात को? है ना। यही प्रक्रिया, हमें हर एक हेडिंग को बेसिक से लेकर चलना है। समझ गए? सिंपल से मैंने बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। जैसे देखो, अगर अंडे को या इसको किशमिश को नहीं समझ पा रहे हो तो छोटे से समझो, हमारे शरीर में कुछ चीजें खराब होती है ना, जैसे पेशाब के किडनी के माध्यम से जो क्षनित होकर किडनी में जाती है, फिर वहां से फिर बाहर आ जाती है यूरिन के माध्यम से, है ना। तो ये जो छानने वाला प्रक्रिया है, ये जो छानने वाला प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यही छान के फिर सही को गलत, गलत को सही जगह भेजता है। समझ गए? सॉरी, गलत को सही जगह नहीं, जो गलत है वो गलत ही जगह जाएगा, खराब है खराब ही जगह जाएगा। समझ गए ना। सही है जो सही ही जगह जाएगी। क्लियर है इतनी बात? समझ गए? तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम परासरण के दाब को समझाएं। परासरण के दाब को समझ जाओ तो फिर इसके बाद बर्कले हार्डले विधि आती है। बर्कले हार्डले विधि बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक विधि आती है परासरण दाब के लिए। कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, सबका मत समान आया है, 5-6 वैज्ञानिकों का, लेकिन ज्यादातर बहुत सटीक जिनका मत रहा है वो बर्कले हार्डले विधि में ही रहा है। तो उसको हम बताते हैं, थोड़ी थ्योरी पे है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर परासरण दाब को, फिर उसमें परासरण दाब के बाद बर्कले हार्डले विधि को समझाएंगे। ठीक है ना। और हाँ, अगर मान लीजिए हमारा वीडियो देखने में मजा आ रहा हो, पढ़ने में आनंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलो। ये छोटे छोटे पार्ट में करके आपको एक एक पार्ट समझा रहा हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री को लेकर चलो, दमदार तरीके से लेकर चलो, कि आपका पढ़ने का मन भी करे और पढ़ाई में पूरा का पूरा योगदान भी मिले। ठीक है ना। जय हिंद।